नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से बता की द्विपक्षीय बैठक की है। बैठक में दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान भारत और यूएई के बीच महत्वपूर्ण एमओयू भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जो दोनों देशों के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के बता दें कि संबंधों को और गहरा करने के विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने का आश्वासन दिया। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में आगे बढ़ने की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। और पीएम की यूएई राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। भारत यूएई के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। व्यापार और निवेश पर चर्चा देखने को मिली है। तकनीकी सहयोग को यहां नई दिशा दी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर राष्ट्रपति से मुलाकात की है और इस दौरान बता दें कि एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, जहां उन्होंने बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर संयुक्त अरब के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन से मुलाकात की है। बैठक हुई है और बैठक में दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान भारत और यूएई के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन के बता दें कि संबंधों को और गहरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने का आश्वासन दिया। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में आगे बढ़ने की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर संयुक्त बता दें कि अरब राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन और उनके परिवार का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को गुजरात का एक रॉयल बता दें कि लकड़ी का झूला तोहफे में दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यह झूला गुजरात की पारंपरिक कला और कौशल कारीगरी का प्रतीक है। इसे हाथ से फूलों और पारंपरिक डिजाइनों से तराशा गया है, जो गुजराती संस्कृति में पीढ़ियों के बीच एकजुटता, संवाद और जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। यह विशेष तोहफा यूएई द्वारा 2026 को परिवार का वर्ष घोषित करने के फैसले से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। और पीएम मोदी ने किया यूएई राष्ट्रपति का स्वागत और इसके साथ एक झूला उनको तोहफे में दिया है। गुजराती संस्कृति का प्रतीक है ये झूला। परिवार वर्ष 2026 से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही बता दें कि यह तमाम महत्वपूर्ण चीजें और उनके परिवार का स्वागत किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूएई राष्ट्रपति का स्वागत किया है, जहां उनको बता दें कि तोहफे में एक झूला दिया है। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर संयुक्त अरब के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन और उनके परिवार का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को गुजरात का एक लकड़ी का झूला तोहफे में दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यह झूला गुजरात की पारंपरिक कला का प्रतीक है। इसे हाथ से, फूलों से और पारंपरिक डिजाइनों से तराशा गया है, जो गुजराती संस्कृति में पीढ़ियों के बीच एकजुटता, संवाद और जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। यह विशेष तोहफा यूएई द्वारा 2026 को परिवार का वर्ष घोषित करने के फैसले से भी गहराई से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और कई कैबिनेट मंत्री संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में नेताओं ने पार्टी की मजबूती, आगामी योजनाओं और राज्य विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता और अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने नेताओं के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों को सुना है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां
संगठनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहां मौजूद रहे। इसके साथ ही आगामी रणनीतियों पर यहां चर्चा देखने को मिली है और तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि नेताओं के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों को सुना गया है और योजनाओं और राज्य विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा देखने को मिली है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और कई कैबिनेट मंत्री संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में नेताओं ने पार्टी की संगठनात्मक मजबूती, आगामी योजनाओं और राज्य विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता और अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने नेताओं के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों को सुना है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल परिसर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे और उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया है। इस अवसर पर यूपी विधानसभा में विशेष लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया, जिसने समारोह में 4 चांद लगा दिए। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के विधायकों और विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के बीच अनुभव साझा करने, विधायी प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह सम्मेलन विधायी प्रबंधन, शासन दक्षता और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। और लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में अधिकारी सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय सम्मेलन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां उपस्थित रहे। लाइट एंड साउंड शो में भी बता दें कि 4 चांद लगाए हैं। विधायी प्रबंधन और अनुभव यहां साझा किए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित रहे और इसके साथ ही आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। और इसके साथ ही प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और बता दें कि विशेष लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया, जिसने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसके साथ ही विधानसभा और विधान परिषदों के अधिकारियों ने यहाँ पे भाग लिया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल परिसर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। ये 3 दिवसीय सम्मेलन देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे और उन्होंने सम्मेलन को संबोधित भी किया। इस अवसर पर यूपी विधानसभा में विशेष लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया, जिसने समारोह में 4 चांद लगा दिए। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के विधायकों और विधानसभाओं के अधिकारियों के बीच अनुभव साझा करने, विधायी प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह सम्मेलन विधायी प्रबंधन, शासन दक्षता और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। एक ऐसी जगह जहां तकनीक और उद्योग मिलकर भविष्य की तस्वीर बदल रहे हो, जहां करोड़ों का निवेश प्रदेश के नक्शों को नया आकार दे रहा हो। हर नए प्रोजेक्ट से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक बड़ा पल आया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे हैं। ये कदम न सिर्फ राज्य के औद्योगिक विकास को तेज करेगा, बल्कि भारत को तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने वाला है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक ऐसा हब जहां हर बिल्डिंग, हर मशीन और हर फैक्ट्री नए सपनों को आकार दे रही हो, जहां तकनीक और निवेश मिलकर प्रदेश की तस्वीर बदल रही हो, तो यही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भविष्य लिखा जा रहा है। 11,000 करोड़ रुपए की 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के साथ ये सिर्फ भूमि आवंटन नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। सेमीकंडक्टर से लेकर पीसीबी और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स तक यहां बनने वाले उद्योग प्रदेश को देश के तकनीक मानचित्र पर नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यूपी बन रहा हाईटेक हब का केंद्र। 11,000 करोड़ रुपए का निवेश, 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ा बदलाव,
तकनीक, उद्योग और भविष्य का नया केंद्र। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे। इससे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को नई ताकत मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े निवेश की शुरुआत हुई है। आइए जानते हैं कि परियोजनाएं क्या हैं और कैसे बदल सकती हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा निवेश किया जा रहा है। बोधिसत्व ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना में लगभग 532 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा में सुधार लाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में ये कदम उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी हब बना सकता है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र निवेश और उद्योग का नया हब बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के लिए औपचारिक भूमि आवंटन पत्र सौंपे। HCL, फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड 48 एकड़ भूमि 3,706 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर इकाई। एसेंट सर्किट 16 एकड़ भूमि 3,250 करोड़ रुपए की PCB इकाई। अंबर एंटरप्राइजेस 100 एकड़ भूमि 3,532 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाई। इन परियोजना का कुल निवेश 11,000 करोड़ रुपए है, जो राज्य में उच्च तकनीक उद्योग को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना पहली प्राथमिकता है। ये कदम न केवल प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि यूपी को तकनीकी और औद्योगिक रूप से मजबूत बनाकर देश के नक्शे पर नई पहचान दिलाएगा। पूरी आत्मविश्वास से भरे हुए हमारे सभी सम्मानीय निवेशकगण, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को अपने निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए आज यहाँ पे आपको लेटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से आज ये प्रक्रिया भूमि आवंटन की आपको यहां पर की जा रही है, जिसमें मेसर्स इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, HCL, फॉक्सकॉन का एक जो ज्वाइंट वेंचर है, इन सब को यह उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के कार्यक्रम को, पीएम साहब के विजन को, जिसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेसर्स एसेंट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए इन्हें भी वहां पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फ्लेक्सिबल PCB, सेमीकंडक्टर सबट्रैक्ट्स के उत्पादन के कार्यक्रम को ये लोग वहां के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है अंबर एंटरप्राइजेस, इसमें भी इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से यह कॉपर क्लेड लेमिनेटर यानी PCB असेंबलिंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस आदि के बारे में इनका उत्पादन वहां पर आगे बढ़ेगा। ये परियोजनाएं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा देंगी। उच्च तकनीक, उद्योग विकास और राज्य में नई उत्पादन प्रक्रियाएं और आधुनिक तकनीक स्थापित होगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, व्यवसायों के लिए व्यापारिक अवसर और पूरे प्रदेश के लिए आर्थिक मजबूती का रास्ता खुलेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास की ये बड़ी खबर साफ संदेश देती है। राज्य न सिर्फ उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहा है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र अब तकनीक, उद्योग और शिक्षा का नया हब बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में आयोजित मध्यांचल उत्सव 2026 में सहभागिता की। बता दें कि शंकरलाल सभागार में स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की विकास संभावना और निवेश के अवसरों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए सभी प्रकार की अनुकूलताएं उपलब्ध हैं। राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने, युवाओं को रोजगार से जोड़ने और निवेशकों के लिए
सरल और पारदर्शी नीतियां लागू करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, शैक्षणिक संभावनाओं और युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ साथ राज्य के विकास में भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षावादी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मध्यांचल उत्सव 2026 के माध्यम से मध्य प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और विकास यात्रा को मंच पर प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को लेकर बता दें कि सलाहकार कौर्रे के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की है। इस बीच राज्य को एक नए उभरते हुए एआई और टेक्नोलॉजी के रूप में प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि राज्य में डेटा सेंटर और ऑपरेशंस के लिए किफायती, भरोसेमंद और मजबूत पावर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जो तकनीकी निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है। इसके साथ ही राज्य ने देश के सबसे बड़े टेस्टिंग और वैलिडेशन ट्रैक नार्टेक्स की मौजूदगी में अपना एक बड़ी ताकत के रूप में रेखांकित किया है। सरकार के अनुसार एडवांस और एआई डिवीजन टेस्टिंग और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को समर्थन देने में अहम भूमिका निभा रहा है। बैठक के दौरान एआई, डिजिटल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आधारित विकास के क्षेत्र में साझेदारी पर सकारात्मक चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वास जताया है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से राज्य में तकनीकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल इकोसिस्टम को नई दिशा मिलेगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को लेकर सलाहकार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की है। इस बातचीत में राज्य को नए उभरते हुए एआई और टेक्नोलॉजी बतादे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि राज्य में डेटा सेंटर और कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए किफायती, भरोसेमंद और मजबूत पावर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जो तकनीकी निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है। इसके साथ ही राज्य ने देश के सबसे बड़े बता दें कि टेस्टिंग और वैलिडेशन ट्रैक की मौजूदगी को अपनी एक बड़ी ताकत के रूप में रेखांकित किया है। सरकार के अनुसार एडवांस और एआई टेस्टिंग और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को समर्थन देने में अहम भूमिका निभा रहा है। बैठक के दौरान एआई, डिजिटल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आधारित विकास के क्षेत्र में संभावित साझेदारी पर सकारात्मक चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वास जताया कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से राज्य में तकनीकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल इकोसिस्टम को नई दिशा मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बता दी कि समृद्ध यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे और उन्होंने शहर में मौजूद जनता और जीविका कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास योजना और उनके लाभों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने मुख्यमंत्री की बातों को ध्यान से सुना और योजनाओं के सही क्रियान्वयन की आशा जताई है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया गया और आप जान लीजिए ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन केंद्र का भी सहयोग मिलता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा भी किया गया। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। तो जुलाई 2024 के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। शुरू हो गया केंद्र के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और यही नहीं, इसके अलावे उन लोगों के द्वारा तो 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन उनका किया हुआ था। तो फिर 2025 में भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है।
इस तरह से उन्होंने अनेक काम किया है। इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब और झंडेवाला देवी मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की है। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। नवीन आज आधिकारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने मंदिर और गुरुद्वारे में शांतिपूर्ण और भक्तिपूर्ण समय बिताया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और इसके साथ ही उनके शुभ चिंतकों की भीड़ उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रही। और नितिन नवीन ने गुरुद्वारे में माथा टेका है और नितिन नवीन संभालेंगे बीजेपी अध्यक्ष का पद। भक्ति आशीर्वाद के बीच समय बिताया। झंडेवाला मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। पद संभालने से पहले उन्होंने यहां माथा टेका है। बिहार के पटना में स्थानीय लोगों ने नीट छात्र की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां और बता दें कि छात्रों के प्रति हुई इस हिंसक घटना के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसी घटनाओं से छात्रों और उनके परिवारों में भय का माहौल बनता है और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर ध्यान दिया। स्थानीय प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का आश्वासन दिया है। देश के कई हिस्सों में शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। राष्ट्रीय राजधानी में आज शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क और रेल मार्ग पर यातायात प्रभावित होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी ठंड का असर जारी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान 2.20 सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ठंडक और घना कोहरा जारी है, जिससे सुबह और देर रात में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के विभिन्न हिस्सों में शीतलहर के साथ कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में भी कई इलाकों में धुंध की परत छाई हुई है और इसके साथ ही बांदा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें शहर में सुबह के समय धुंध का असर देखा जा सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने नागरिकों से सुबह और शाम के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर हल्के गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, जम्मू कश्मीर की। और इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शीतलहर और कोहरे का असर किस तरह से छाया हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दृश्यता बेहद कम हो गई है, आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शीतलहर और घने कोहरे का असर किस तरह से यहाँ देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते दृश्यता बेहद ही कम हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को कोहरे के चलते बेहद ही कम दिखाई दे रहा है, जिसके चलते दुर्घटनाओं की भी आशंका अब देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था भी की गई है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन सुबह बाबा महाकाल के प्रणाम में भस्म आरती के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। हजारों श्रद्धालु अपने प्रिय देवता के दर्शन करने के लिए देर रात से ही कतार में खड़े रहे। भक्तों ने भक्ति और श्रद्धा के साथ सुबह भस्म आरती में हिस्सा लिया। मंदिर प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और इस अवसर पर भक्तों ने भगवान महाकाल के स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की है। और उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भक्तों ने बता दी कि बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। भस्म आरती में आज जनसैलाब श्रद्धालु को देखने को मिला है। भक्तों ने बाबा महाकाल से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की ताकि श्रद्धालु को कोई भी असुविधा ना हो। भक्तों ने महाकाल से आशीर्वाद मांगा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।